स्वागत है आपका E2E क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे चतुर्थ समसत्र यानी सेमेस्टर 4 के हिंदी के स्टूडेंट्स के बारे में, जिनको सेमेस्टर 4 में क्या क्या पेपर पढ़ने हैं, उस पेपर का नाम क्या है और वो संपूर्ण जानकारी जो अभी अभी आपको कक्षा प्रारंभ होने के साथ ही चाहिए होगी। आपके पेपर का नाम क्या है, कितने नंबर का एग्जाम होगा और नए सेमेस्टर में नए टॉपिक्स क्या क्या हैं जिन्हें आपको पढ़ना है। तो इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी आज उपलब्ध होने वाली है, तो अंत तक बने रहिए। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। तो सबसे पहली जानकारी कि आज हम आपके सिलेबस को लेकर सबसे पहला सिलेबस, पहला जो पाठ्यक्रम आपका होगा वो होगा भारतीय काव्य शास्त्र का, और आपके पेपर का नंबर होगा मेजर 6। ठीक है, तो मेजर 6 में आपका भारतीय काव्य शास्त्र है। मैं आपको बता दूं कि आपको पूरे सेमेस्टर 4 में 3 मेजर पेपर पढ़ने हैं। पाश्चात्य काव्य शास्त्र है, तीसरा भाषा विज्ञान है। तो एक एक करके एक एक वीडियो में हम आपके संपूर्ण सिलेबस पे पूरी जानकारी और पूरी धैर्य के साथ और संपूर्ण विश्लेषण के साथ बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं भारतीय काव्य शास्त्र के बारे में। भारतीय काव्य शास्त्र जो आपको पढ़ना है, इसमें आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर कुल अंक आपका 100 नंबर है। ठीक है, 100 नंबर का पेपर होना है और आपका जो एक्सटर्नल एग्जाम है वो 75 नंबर का है और इंटरनल एग्जाम आपका 25 नंबर का है, जैसा कि हर बार मेजर के पेपर में होता आया है। आपको यह ध्यान रखना है कि आपके पेपर का नाम जो है वो भारतीय काव्य शास्त्र है। अब भारतीय काव्य शास्त्र क्या है, इसमें किस चीज के बारे में पढ़ते हैं, ये सब जानने के लिए बहुत ही पेशेंस के साथ अब हमारे साथ अंत तक बने रहिए। आपको सारी जानकारी विस्तार से मिलती रहेगी। यूनिट की संख्या देखिए 4 है और अंक विभाजन की यदि बात करें तो आपको ऑब्जेक्टिव जो है वो 5 नंबर का आना है। 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे 10 नंबर का, और इसमें दीर्घ ये जो है ये खंड का में रहेगा। खंड खा में आपको लॉन्ग क्वेश्चन आने हैं। आपको कुल मिला के 4 लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं 60 नंबर का। तो कुल मिला के आपको 60, 10, 70, 5, 75 नंबर का आपको एक्सटर्नल एग्जाम देना है और 25 नंबर जो है वो आपके इंटरनल एग्जाम पर है और बाकी सारी चीज़ों पर। तो परीक्षा की अवधि भी बात करें तो ये अवधि आपकी 3 घंटे की है, यानी 3 घंटे के पेपर में आपको 4 लॉन्ग क्वेश्चन, 2 शॉर्ट क्वेश्चन और 5 ऑब्जेक्टिव टच करना है। अब बात करते हैं यूनिट 1 की, भारतीय काव्य शास्त्र। शुरू करने से पहले एक बात और मैं बता देती हूँ कि भारतीय काव्य शास्त्र सुनने में जितना अच्छा लग रहा है, इसके विषय उतने ही गहरे हैं। अर्थात एक तरह से आप इसको प्रारंभिक परिचय के रूप में लें तो एक तरह से ये काव्य शास्त्र जो पेपर है ना, या टॉपिक है या सब्जेक्ट है, ये एक मैथमेटिकल पेपर है। इसमें यदि आप मैथमेटिकल दृष्टिकोण से पेपर को पढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं, तो आपको नंबर 100% आएंगे। अगर आप कहीं चूकते हैं तो यहाँ पर आपको अपने मन से बातें बनाकर आंसर लिखने की संभावना कहीं नहीं है। इसीलिए यूनिट को और यूनिट के अंदर उपस्थित वो सारी बातों को ध्यान से समझिए। तो यूनिट 1 जो है वो है भारतीय काव्य शास्त्र की परंपरा। आपको तो इस यूनिट में जानना है कि भारतीय काव्य शास्त्र की परंपरा कब शुरू हुई और कहाँ तक चल के आ रही है और उनमें किन किन लोगों ने योगदान दिया है। इसके बाद आपको जानना है काव्य लक्षण क्या होता है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी, काव्य हेतु एवं काव्य प्रयोजन, यानी कि आपको यूनिट 1 में कितने टॉपिक हो गए, इसको काउंट कर लीजिए अच्छे से, 1, 2, 3 एंड 4। आपको यूनिट 1 में 4 टॉपिक पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हम संभावित प्रश्न पर बात करेंगे। संभावित प्रश्न से तात्पर्य है कि हम पेपर को शुरू करने से पहले ही ये एक लिस्ट बना ले रहे हैं कि एटलीस्ट एंड ऑफ द स्टोरी हमें कितने क्वेश्चन पे काम करना है। आंतरिक परीक्षा से लेकर बाह्य परीक्षा यानी इंटरनल से लेकर एक्सटर्नल तक हम किस तरह से क्वेश्चन पे काम करें ताकि हमारा दोनों तरह का जो एग्जाम है वो इजीली क्रैक हो जाए, अच्छे से हम उसमें क्वालिफाई कर लें। तो इस चीज के लिए हम संभावित प्रश्न की लिस्ट बनाते हैं। तो पहला प्रश्न है, भारतीय काव्य शास्त्र की परंपरा पर प्रकाश डालें। इसकी संपूर्ण जानकारी जब हम इस प्रश्न का विश्लेषण करेंगे तो उसमें बातचीत करेंगे। अभी हम लिस्ट पर गौर फरमाते हैं। दूसरा जो प्रश्न है,
वह है काव्य लक्षण का निर्धारण करते हुए भारतीय साहित्य शास्त्रियों द्वारा दी गई काव्य की परिभाषाओं की समीक्षा करें। अर्थात ये आपको संपूर्ण जानकारी कि भारतीय काव्य शास्त्र के अंतर्गत जब काव्य लक्षण पे बात कर रहे हैं तो किन किन आचार्यों ने और भारतीय विद्वानों ने यहाँ पर अपना योगदान दिया है। तीसरा सवाल है, काव्य प्रयोजन किसे कहते हैं और विभिन्न आचार्यों द्वारा प्रतिपादित काव्य प्रयोजन की विवेचना करें। चौथा प्रश्न है, काव्य हेतु से आप क्या समझते हैं, इसकी विस्तृत समीक्षा करें। तो यहां आपको ये ध्यान रखना है, ये संभावित प्रश्न है। संभावित प्रश्न में क्या होता है कि जब आप एक्सटर्नल में बैठेंगे, आपके सामने क्वेश्चन पेपर आएगा, तो हो सकता है कि टॉपिक के जो शब्द है ना, ये चार, ये आपके प्रश्न पर नजर आए, लेकिन टॉपिक के साथ आगे पीछे के शब्द यानी सवाल की रूपरेखा थोड़ी बदली रहे, तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। मैंने आपको उदाहरण के तौर पे क्वेश्चन को सजाकर यहाँ पर सूची बनाकर दे दी है। यदि यहाँ पर लिखता है कि काव्य हेतु की परिभाषा दीजिए, तो भी सवाल का उत्तर वही रहेगा जो आप इस प्रश्न के लिए तैयार करेंगे। तो यहाँ पर आपको यूनिट 1 से संभावित प्रश्न की सूची यहाँ मिल गई है। इसी तरह से आपको हर टॉपिक पे काम करना है। अब आगे बढ़ते हैं। यूनिट 2, यहाँ पर टॉपिक है रस सिद्धांत, रस की अवधारणा, रस निष्पत्ति और साधारणीकरण। यानी यहाँ भी कितने टॉपिक हैं, हम लोग काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4। यानी देखिए टॉपिक के अंदर टॉपिक है। यूनिट 2 में भी 4 टॉपिक है और ये चारों अपने आप में बहुत विस्तृत, बहुत विशाल हैं। अब इनसे क्या संभावित प्रश्न बन रहा है, तो पहले प्रश्न को देखिए, रस सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, विस्तार से विवेचन करें। अब देखिए यहाँ पर आपको यदि एक्सटर्नल एग्जाम में पूछ सकता है कि रस सिद्धांत की व्याख्या करें। टॉपिक का नाम जो है आपके प्रश्न पत्र पे प्रश्न में वही रहेगा, आगे पीछे के शब्द बदल जाते हैं, लेकिन शब्द बदलने से आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होइएगा कि इसका आंसर भी बदल गया। यहाँ पर रस सिद्धांत के अलावा आगे कुछ भी लिखे, इसकी सारी संभावनाओं पे बात करेंगे, उत्तर वही होगा जो आप इसके लिए तैयार करेंगे। अब देखिए जैसे कि एक ही प्रश्न को मैं यहाँ 2 तरीके से लिख के दिखा रही हूँ। एक क्वेश्चन है कि रस शब्द की व्युत्पत्ति, व्युत्पत्ति अर्थात कब उत्पन्न हुआ रस शब्द, पहली बार किसने प्रयोग किया, कहाँ से जानकारी मिली रस शब्द के बारे में। तो रस शब्द की उत्पत्ति एवं परिभाषा पर प्रकाश डालें। अथवा इसी सवाल को उलट के पूछना हो तो पूछ सकते हैं कि रस शब्द की अवधारणा को स्पष्ट करें। देखिए आपके टॉपिक में सिलेबस में यहाँ अवधारणा शब्द का प्रयोग किया है। अगर अवधारणा नहीं है तो सवाल आने की गुंजाइश इस पंक्ति में रहेगी। इसके अलावा भी और ऑप्शन है और संभावनाएं हैं कि आप टॉपिक के साथ प्रश्न को बदला हुआ देखेंगे, लेकिन भाव वही रहेगा। तो हमें हर प्रश्न पे भाव को समझना है, ये ध्यान देंगे। तो यहाँ पर अथवा में भले ही प्रश्न क्वेश्चन है, लेकिन इसका उत्तर एक रहेगा। तीसरे प्रश्न की बात करें तो रस के विभिन्न अंगों का विस्तार से विवेचन करें। यहाँ रस के विभिन्न अंगों के बारे में बताना है। अथवा यही सवाल को उलट दूं तो भाव, विभाव, अनुभाव, सात्विक भाव, संचारी भाव और अस्थायी भाव का स्वरूप स्पष्ट करें। यानी रस के विभिन्न अंग कौन कौन से हैं वो मैं यहाँ प्रश्न में भी आपको दिखला रही हूँ। हो सकता है कि शॉर्ट में आपसे पूछ दे कि विभाव किसे कहते हैं या सात्विक भाव किसे कहते हैं, संभावना है। तो जब आंसर पे हम बात करेंगे तो इसकी संपूर्ण जानकारी आपको मिल जाएगी। बहरहाल अभी क्वेश्चन समझते हुए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आगे जो सवाल बन रहा है इस यूनिट से कि रस निष्पत्ति सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। और ध्यान दीजिए जब सवाल बदलता है तो इसका भाव कैसे बदलता है, भरत मुनि, आचार्य भरत मुनि के मत पर प्रकाश डालें। यानी रस निष्पत्ति पे जब हम बात करेंगे तो सिद्धांत क्या है, कब शुरू हुआ, इसके साथ ही साथ आचार्य भरत मुनि ने क्या कहा है, ये सवाल इस पर बेस्ड है। पांचवें प्रश्न पे बात करें तो रस निष्पत्ति विषयक विभिन्न आचार्यों, अब देखिए यहाँ केवल आचार्य भरत मुनि नहीं है, यहाँ विभिन्न आचार्यों के मतों की समीक्षा करते हुए उनका मूल्यांकन कीजिए। यानी आचार्य भरत मुनि के अलावा वो कौन से और विद्वान हैं जिन्होंने रस निष्पत्ति सिद्धांत पर अपनी व्याख्या रखी और उस परंपरा को हम तक पहुंचाया। तो यहाँ पर इस प्रश्न में भरत मुनि के साथ साथ पूरे आचार्यों के योगदान पर चर्चा करेंगे। अगला सवाल है साधारणीकरण से आप क्या समझते हैं, विस्तार से विवेचन करें। अथवा
साधारणीकरण के संदर्भ में प्राचीन एवं नवीन व्याख्याओं में अंतर स्पष्ट करें। यानी इस प्रश्न के उत्तर में हम साधारणीकरण के संपूर्ण संभावनाओं पर, उसके अंग उप अंग, उसमें जो कुछ भी बातें हैं उन सब पे हम चर्चा करेंगे। सवाल किसी भी तरीके से तरोड़ मरोड़ के अगर पूछा जा रहा है फिर भी हमारा उत्तर और आंसर का जो फ्रेम है वो डिस्टर्ब नहीं होगा। अब आगे बात करते हैं। हमारा जो अगला यूनिट है वो है 3। अब देखिए इसमें क्या है ना कि आपको दो तरह के टॉपिक पढ़ने हैं, एक है अलंकार सिद्धांत, एक है ध्वनि सिद्धांत। अलंकार सिद्धांत में भी बहुत सारे टॉपिक हैं। अलंकार की अवधारणा, प्रमुख अलंकारों का परिचय। अब देखिए प्रमुख अलंकारों में भी आपके सिलेबस में स्पष्ट नाम दे रखा है कि किन किन अलंकारों पे आपको काम करना है। अलंकारों के बहुत सारे रूप हैं, लेकिन आपको यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, विभावना, इन्हीं अलंकारों के बारे में पढ़ना है ना, और इसको छोड़ के अगल बगल कुछ नहीं देखना है। तो अलंकार सिद्धांत में तो ये मूल रूप से बतला चुका है। ध्वनि सिद्धांत में ध्वनि की अवधारणा और ध्वनि का वर्गीकरण कैसे होता है इस पर हमें चर्चा करनी है। तो अब देख लेते हैं संभावित प्रश्न में क्या है। पहला प्रश्न, अलंकार सिद्धांत पर प्रकाश डालते हुए अलंकार की अवधारणा को स्पष्ट करें। अर्थात अलंकार सिद्धांत कब आया, कैसे आया, संपूर्ण जानकारी। अब देखिए यहां मैं आपको समझाने के लिए लघु उत्तरीय प्रश्न का एक कॉलम बना के रखी हूं। इस लघु उत्तरीय प्रश्न में क्या है, उदाहरण स्वरूप यमक अलंकार का परिचय दीजिए। अब ये जो है ना लघु उत्तरीय में पहले हम लोग समझ लेते हैं, श्लेष अलंकार का उदाहरण दीजिए। इसी तरह से वक्रोक्ति अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, विभावना अलंकार के पीछे ये शब्द जोड़ देंगे कि आप विभावना अलंकार का परिचय दीजिए या उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। यानी कुल मिला के आपको यहाँ संख्या 8 है, ये हिंदी का 8 लिखा हुआ है। तो कुल मिला के आपको 8 अलंकारों पे चर्चा करनी है, उसके बारे में डीपली जानना है। तो ये सवाल लघु उत्तरीय में आ सकता है। अगर इसको दीर्घ उत्तरीय बनाना हो तो हो सकता है कि अलंकार सिद्धांत पर प्रकाश डालते हुए कहेगा कि आप अतिशयोक्ति, उपमा और रूपक किन्हीं का भी सिलेक्शन कर लेंगे और प्रश्न में लिखा रहेगा कि आप इन तीनों का परिचय दीजिए। यानी कि हमें तो अलंकारों की संपूर्ण जानकारी लेनी ही है, लेकिन साथ ही साथ अगर क्वेश्चन को मर्ज करता है तो हमें उसके लिए भी तैयार रहना है। इसीलिए हम बहुत बारीक और सूक्ष्म दृष्टिकोण से इसका अध्ययन करेंगे। अब आगे बात करते हैं, जो हमारा सवाल बनेगा वह है ध्वनि शब्द की व्युत्पत्ति। व्युत्पत्ति अर्थात कब उत्पन्न हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, और अर्थ को स्पष्ट करते हुए उसकी परिभाषा दीजिए। अथवा ध्वनि सिद्धांत की अवधारणा को स्पष्ट करें। और अगला सवाल बनता है, ध्वनि को परिभाषित करते हुए उसके भेदों का उदाहरण विवेचन करें। ये इस यूनिट की जानकारी है। अब आगे बढ़ते हैं यूनिट 4, जो कि आपका अंतिम यूनिट है। तो यहाँ पर आपको टॉपिक देता है रीति सिद्धांत और वक्रोक्ति सिद्धांत। तो रीति सिद्धांत में जो टॉपिक है वह है रीति की अवधारणा, रीति एवं गुण, और वक्रोक्ति सिद्धांत में टॉपिक है वक्रोक्ति एवं अभिव्यंजनावाद। तो संभावित प्रश्न की यदि बात करें तो यहाँ पर है पहला प्रश्न, रीति संप्रदाय की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए काव्य रीतियों का उदाहरण परिचय दें। दूसरा प्रश्न है, वक्रोक्ति की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए वक्रोक्ति सिद्धांत का विकासात्मक परिचय दें। तीसरा है, वक्रोक्ति सिद्धांत के भेदों का उदाहरण विवेचन करें। और चौथा प्रश्न, अभिव्यंजनावाद पर सारगर्भित प्रकाश डालें। ये है आपके यूनिट 4 से संबंधित जो भी टॉपिक्स आ रहे हैं उन पर क्या संभावित प्रश्न हो सकते हैं। एक बार मैं आपको स्पष्ट कहूं, हमें जो अपनी तैयारी करनी है वो अंतिम सीमा रेखा को देखकर करनी है कि अंतिम सीमा रेखा तक अंततः किन प्रश्नों का निर्माण हो सकता है और हम अपनी तैयारी उस पर जारी करेंगे। तो कुल मिलाकर बात यह है कि हम उन सारी संभावनाओं पर अब गौर कर चुके हैं। धीरे धीरे आप हमारे साथ बने रहिएगा तो हम एक एक टॉपिक को, एक एक प्रश्न को अच्छे से सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव मोड में सॉल्व करेंगे, आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। अब आपका दायित्व क्या है?
आपका दायित्व यह है कि आप आज इस सिलेबस एंड क्वेश्चन पैटर्न में जो भी जानकारी दी गई है वो आप स्पष्ट तरीके से नोट कर लें, क्योंकि जब आप टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको ये कंफ्यूजन नहीं होगा कि ये टॉपिक कहाँ से है, इस किस यूनिट से है। स्पष्टता आपको अच्छी तरीके से यूनिट और यूनिट के टॉपिक्स याद होने चाहिए पेपर के नाम के साथ। तो अभी हम लोग काव्य शास्त्र पे बात कर रहे हैं, तो आपको ये काम करना है कि टॉपिक्स को याद करने के साथ साथ इंतजार करना है, हमारा अगला वीडियो आप तक आएगा और आप फिर उस पर कंटिन्यू करेंगे अपनी बात। लेकिन उसके पहले आपकी सुविधा के लिए मैं बता दूं कि ये आपको लोगो नजर आ रहा है, ये बार कोड है। हमारे चतुर्थ सम सत्र का जो भी टॉपिक है, जो भी पेपर है, जिन पर संपूर्ण जानकारी हम लोग आगामी समय में बात करने वाले हैं, ये E2E के एप्लीकेशन पर आपको नज़र आएगा। आप यहाँ से स्कैन कर कर भी अपना प्ले स्टोर में जाकर भी किसी भी प्रकार से E2E का एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। इस बार कोड के बीचों बीच आपको E2E का लोगो भी नज़र आ रहा है, या तो आप प्ले स्टोर में जाकर टाइप सर्च बार से कर सकते हैं, या फिर आप इसको स्कैन करके भी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन डाउनलोड करने से आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको जो भी वीडियो हम YouTube के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं, उस वीडियो के साथ साथ आपको PDF मटेरियल भी आंसर का उपलब्ध हो सकेगा और आपकी पढ़ाई सुचारू रूप से चलती रहेगी। आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी और आप बहुत ही आसानी तरीके से अपने सारे यूनिट्स कवर कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।